रूस की तैयारी है अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए यूक्रेन पर कहर ढाने की और इस वक्त अमेरिका की तैयारी है अपनी मिसाइलों के जरिए रूस को तबाह करने की। और दोनों तरफ से सेनाएं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन अमेरिकी मिसाइल से लैस होकर रूस पर कहर बरपाना चाहता है। नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम बात दरअसल यूक्रेन वॉर किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि रूस की सेना ने जिस तरह से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए अपने युद्धाभ्यास को यूक्रेन के बॉर्डर पर अंजाम दिया है, उससे नाटो और अमेरिका में खलबली मची हुई है। बाइडेन इस वक्त व्हाइट हाउस में इस फैसले को लेने जा रहे हैं कि अमेरिकी मिसाइल का प्रयोग यूक्रेन रूस के खिलाफ कर पाए, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ आप देखिए तो नाटो समूचे इस एक्सरसाइज पर नजरें गड़ाए बैठा था और ये देख रहा था कि किस तरह से दरअसल इस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए होने वाले एक्सरसाइज में रूस जो है वो अपने इरादे जाहिर करता है। तो रूस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, खासतौर पे किंजल और स्कंदर जैसे मिसाइल का इस्तेमाल कर पुतिन ने दिखा दिया कि उनके इरादे क्या हैं, क्योंकि ये दोनों रूस के सबसे घातक मिसाइल हैं। ये अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस होते हैं तो अपने आप में आप समझिए कि यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि नाटो और अमेरिका पर भी खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही मिसाइलों का जो रेंज है वो काफ़ी घातक है। खासतौर पर आप देखिए किंजल की अगर बात करें तो ये इस तरह का सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड जो है अपने आप में अलहदा है। तकरीबन आप समझिए कि इसका रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है। और इसके अलावा आप देखिए तो किंजल 480 केजी पेलोड लेकर जा सकता है, जिससे इसकी ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं स्कंदर मिसाइल की बात करें तो इसका रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर है और ये भी लगभग 2000 से लेकर 2600 किलोमीटर की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ जा सकता है। तो इस तरह से स्कंदर और किंजल इन दोनों मिसाइलों के प्रयोग के जरिए, दोनों में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के प्रयोग के जरिए रूस ने बतला दिया है कि यूक्रेन के जंग के मैदान में पुतिन का इरादा क्या है, वो क्या करने वाले हैं। और इसी सी मची खलबली के बीच जेलेंस्की इस वक्त बाइडेन से गुहार लगा रहे हैं कि अमेरिकी मिसाइल उनको हासिल हो, अमेरिकी मिसाइल का प्रयोग जो है वो इस वॉर में रूस के खिलाफ यूक्रेन कर पाए। और बाइडेन कमोबेश इस पर राजी हो गए हैं, यानी ये जंग और ज़्यादा भड़कता दिखाई दे रहा है। इस बीच यूके का दावा भी बेहद दिलचस्प है कि इस वक्त चीन अपने घातक लीथल वेपन्स जो हैं उसकी सप्लाई रूस को कर रहा है, जिसका प्रयोग रूस यूक्रेन वॉर में कर सकता है। हम जानते हैं कि किस तरह से पुतिन ने अपनी सत्ता संभालने के बाद अपने दौरे के दौरान शी जिनपिंग के साथ जो पैक्ट किया उसमें दरअसल प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रूस को सैन्य सहयोग को लेकर बातचीत हुई। और इस बातचीत में दरअसल ये भी तय किया गया कि किस तरह से अमेरिका को दरअसल बड़े सेटबैक देते हुए चीन रूस को अपने लीथल वेपन्स की सप्लाई करेगा। और उसी की तारीख अब साफ तौर पर तय दिखाई दे रही है। और इस वक्त ये भी जानकारी मिल रही है कि खार्किव की तरफ जिस तरह से मूवमेंट करते हुए रूस की सेना ने बड़े टारगेट अचीव किए हैं, तो रूस चाहेगा कि ये जंग यहीं समाप्त हो, क्योंकि पहले से उसके पास लुहांस्क और डोनेट्स्क का इलाका है, पहले से उसके पास आप देखिए तो डॉनबास का इलाका है और इस वक्त खार्किव में उसकी सेना जो आगे बढ़ चुकी है। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि इस खार्किव में अचीवमेंट को अपने जो रूस दिखा रहा है उसके लिए उसे भारी सेटबैक का सामना करना पड़ा है। पिछले 24 घंटे में उसके 1300 सैनिक मारे गए हैं। इतना ही नहीं, रूस के अगर हम कहें तो घातक हमले के बीच इस वक्त देखें तो यूक्रेन भी पूरी तरह से पलटवार कर रहा है, क्योंकि जानकारी ये भी है कि रूस के एक मिसाइल वेसल को मार गिराने में इस वक्त यूक्रेन को सफलता मिली है। और ये सब जो है वो खास तौर पर हम देखें तो रूस के लिए किसी झटके से कम नहीं। और इतना ही नहीं, बल्कि इस वक्त की जानकारी ये भी मिल रही है कि डोनेट्स्क इलाके में SU-25 जो रूस का फाइटर है उसको भी मार गिराने में यूक्रेन को सफलता मिली है। तो जंग अपने आप में देखिए तो किस तरह से भड़कता हुआ और यूँ कहें तो अपने आगोश में एक खतरनाक मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इस वॉर का जो अगला प्लान है रूस की तरफ से वो न्यूक्लियर प्लान है। और दूसरी तरफ से इस वॉर के प्लान में अब यूक्रेन ने अपने जखीरे में अमेरिकी मिसाइल जोड़ लिया है, यानी आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन कितना बड़ा हो सकता है। खासतौर पे आप देखिए तो जिस तरह से रूस के इंटरनल एरिया में अब तक हमले की ताकत यूक्रेन को नहीं थी, लेकिन अमेरिकी मिसाइल अगर सप्लाई करने की इजाज़त, उसका प्रयोग करने की इजाज़त बाइडेन देते हैं तो ये कहीं ना कहीं रूस के इंटरनल एरिया में हमला करने की ताकत यूक्रेन को प्रदान करेगा, जो अपने आप में घातक होगा। दूसरी तरफ आप देखिए तो नाटो खासतौर पे अपने इरादे जाहिर कर चुका है कि यूक्रेन को जितनी भी सैन्य सहायता है वो दी जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सीधे तौर पर कहा था कि नाटो अपनी सेना को यूक्रेन की जमीन पर उतारेगा, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और इसी के बाद हमने देखा था यूके ने भी दरअसल सैन्य सहायता को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिससे पुतिन भड़क गए थे और उन्होंने कहा था कि अब रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। ऐसे वेपन्स जो कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बेहद खतरनाक माने जाते हैं।
ये किसी शहर को तो नहीं उड़ा सकते, ये हिरोशिमा और नागासाकी जैसी तबाही तो नहीं ला सकते, लेकिन ये किसी भी डिपो पर या किसी भी टारगेट पर या कहीं भी सैन्य तैनाती है उसको किसी भी आप समझिए कि जो फॉरवर्ड मूवमेंट सेनाओं की है या फिर टैंक रेजिमेंट मूवमेंट है, आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट है, उसके ऊपर जब हमला करता है तो पूरे टारगेट को अचीव करता है, वहां पर पूरी तरह से तबाही लाता है। और इसीलिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर जब रूस और पुतिन अपने इरादे जाहिर कर रहे हैं तो नेटो और अमेरिका के बीच खलबली का मचना लाजमी है। इस वक्त की स्थिति में हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से दरअसल दोनों तरफ से जंग के हालात बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, भड़कते दिखाई दे रहे हैं, ये दुनिया के भी चिंता के कारण में शामिल हो सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 3 का एक तरह से सिग्नल है, क्योंकि इससे पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग इस तरह से रूस ने कभी और कतई नहीं किया। लेकिन पुतिन के सामने चुनौती बड़ी इसलिए है क्योंकि 2.25 साल लगभग बीत चुके हैं, अपने टारगेट को रसिया अचीव नहीं कर चुका है। और साथ ही आप देखिए तो इस वक्त की जो स्थिति है उसमें पुतिन अगर इस युद्ध को और लंबा खींचते हैं तो ये उनके लिए एक तरह से देखा जाए तो सैन्य स्तर पर और आर्थिक स्तर पर देखा जाए तो बड़े झटके के तौर पर होगा, क्योंकि इस वक्त रूस को अपनी सैन्य सप्लाई जो कि एक तरह से देखा जाए अपने मित्र देशों से लेने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप भारत के संदर्भ में देखें तो जिस तरह से भारत में बने हुए ड्रोन जो हैं उसकी सप्लाई रूस को लेना पड़ रहा है और साथ ही म्यूनिशन से यहाँ से लेने पड़ रहे हैं, जिसकी एक बड़ी खेप हमने देखी थी कि स्पेन के पोर्ट पर भी स्पेन ने रोक दिया था। तो ये अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि रूस को पिछले 2 साल से ज़्यादा के वक्त में अपने हथियार तो दरअसल प्रयोग करने के लिए हैं, मिसाइल तो हैं, लेकिन भारी पैमाने में आयुध भंडार की कमी दिखाई दे रही है। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, ड्रोन और यूएवी जिसका प्रयोग सबसे ज़्यादा इस युद्ध के मैदान में हुआ है उसकी कमी खल रही है। लिहाजा पुतिन नहीं चाहेंगे कि युद्ध और बड़ा हो, पुतिन नहीं चाहेंगे कि इस युद्ध को और खींचा जाए और इसीलिए दरअसल अपने परमाणु ताकत का प्रयोग करते हुए वो नेटो और अमेरिका पर भारी पड़ना चाहते हैं, ताकि नेटो और अमेरिका का सपोर्ट यूक्रेन से हटे और वो अपने टारगेट को अचीव करते हुए अपना झंडा पूरी तरह से यूक्रेन के उन हिस्सों पर फहरा सकें जो अब तक उन्होंने कब्जा किया है और जिसे उन्होंने रूस का हिस्सा होने का दावा किया है। यानी हम बात डोनेट्स्क की कर रहे हैं, लुहांस्क की कर रहे हैं, डॉनबास की कर रहे हैं और अब उसमें खार्किव भी शामिल हो गया है। मैरियोपोल से लेकर अगर आप पूरे हम यूक्रेन के मैप को देखें तो ज़ैपोरिज़िया की तरफ भी इस वक्त रूस की सेना का बढ़त दिखाई दे रहा है। क्योंकि गर्मियों का समय है, अभी टारगेट अचीव किया जा सकता है, सर्दियां शुरू होंगी, काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन उस मौसम में रूस और यूक्रेन किसी भी जंग को कल्मिनेशन तक नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए पुतिन का इरादा बिल्कुल साफ है, इसी मौसम में इसी वक्त सही तरीके से लेकर निर्णय जो है इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार इस युद्ध में पुतिन जो है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक गुजरना चाहते हैं। भले ही इसका परिणाम 3rd वर्ल्ड वॉर हो, भले ही इसका परिणाम जो है दुनिया को भुगतना पड़े, लेकिन अब रूस इस युद्ध में और ज़्यादा फंसा रहना नहीं चाहता। तो देखते हैं पुतिन अपने इरादे के मुताबिक अगला कदम क्या उठाते हैं। क्या ये न्यूक्लियर वॉर का रूप लेता है या फिर टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए वो नेटो और अमेरिका को साइडलाइन करने में कामयाब हो पाते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आगे और जानकारी विश्लेषण लेकर आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद्र को दीजिए इजाजत।